नितेश ने देवनाथ की फैमिली में एक ऐसा भूचाल ला दिया था जिसकी वजह से सब नितेश पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे। आज क्या होगा आगे के एपिसोड में जानेंगे अंडरकवर अमीरजादा कहानी में। दोस्तों आज हम सुनेंगे कहानी का एपिसोड नंबर 6। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर कर दें कहानी को। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6, अंडरकवर अमीर ज्यादा। सब लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी दीनानाथ ने हामी भरकर अपनी भारी आवाज में कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो सरिता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, अपने इस लंबे सरकारी करियर में बहुत लड़के देखे, बहुत से अफसर भी देखे, लेकिन सिद्धू जैसा हीरा मैंने आज तक नहीं देखा। उसमें जो ईमानदारी, जो सच्चाई है वो बड़ी दुर्लभ है। वो एक गरीब परिवार से है, उसके पास पैसे नहीं, लेकिन उसके संस्कार दुनिया के किसी भी अमीर जादे से लाख गुना ज्यादा बेहतर हैं। ये कहते हुए दीनानाथ जी ने एक गहरी सांस ली, बहुत ही गंभीर होकर कहा, तुम्हें याद है सरिता, कुछ दिन पहले वो जो बैंक मैनेजर सुमित आया था, वो भी तो एक पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी वाला लड़का था, लेकिन उसके अंदर सच्चाई नहीं थी। वो डरपोक था, धोखेबाज था। और एक ये सिद्धू, भले ही एक मामूली सा क्लर्क है, भले ही ये फटे पुराने कपड़े पहनता है, लेकिन इसके अंदर वो रीढ़ की हड्डी है और वो बहादुरी है जो मैंने किसी और में नहीं देखी। मुझे तो फक्र होता है उस जैसे इंसान को मेरे साथ मेरे ऑफिस में जो नौकरी करता है। रिया जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, उसने बीच में चहक कर कहा, बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिद्धू भैया अच्छे हैं, वो बिल्कुल फिल्मों वाले हीरो जैसे हैं, मुझे तो बड़े प्यारे लगे। और दीदी, ये कहते हुए रिया ने अनेका की तरफ अपनी बड़े ही शरारती नजरों से देखकर कहा, दीदी सच सच बताना, आपको भी सिद्धू भैया पसंद आए ना? मैंने देखा था कैंटीन में, आप दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। रिया की इस अचानक से आई चुटकी ने अनेका के लाल गाल कर दिए। वो एकदम से झेंप गई। उसने अपनी नजरें चुराकर सफाई देने वाले अंदाज में कहा, चुप कर रिया, कुछ भी बकवास करती है। वो बस एक अच्छा लड़का है, उसने हमारी मदद की, तो बस मैं उससे अच्छे से बात कर रही थी, उसमें पसंद आने वाली क्या बात है। लेकिन सरिता जी जो एक माँ थी और अपनी बेटे के चेहरे के भाव बड़े अच्छे से पढ़ सकती थी, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अनिका बेटा, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अगर कोई लड़का अच्छा है, संस्कारी है और बड़ों की इज्जत करता है तो वो सबको पसंद आता है। और सिद्धू में तो वो सारी खूबियां हैं जो तुम हमेशा से एक लड़के में चाहती थी, सादगी, ईमानदारी और बिना किसी दिखावे की जिंदगी। दीनानाथ जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ निका, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। सिद्धू जैसा लड़का किसी भी घर की बेटी के लिए एक वरदान साबित होगा। जो इंसान दूसरों की माँ के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है, वो अपनी पत्नी को कभी पलकों से नीचे नहीं उतरने देगा। अपने ही घर वालों के मुंह से सिद्धू की यह तारीफ सुनकर अनिका का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। वो जानती थी कि उसके बाबा और उसकी माँ की बातों में गहराई है। जब वो सिद्धू के बारे में सोचती थी तो उसे कोई अमीर, पावरफुल या खौफनाक लड़का नजर नहीं आता था। उसे बस वो पसीने से लथपथ टूटी हुई साइकिल चलाने वाला, 130 रुपए वापस करने वाला और उसकी माँ की जान बचाने वाला, फूट फूट कर रोने वाला एक सीधा साधा लड़का नजर आ रहा था। अनिका ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसको होठों पर एक बहुत ही प्यारी और अनजानी सी मुस्कान थी। उसके दिल की जमीन पर सिद्धू का नाम का जो बीज नितेश ने बड़ी चालाकी से बो दिया था, आज वो बीज एक बहुत ही खूबसूरत एहसास बनकर अंकुरित होने लगा था। पूरा मेहता परिवार आज सिद्धू की इंसानियत का मुरीद हो चुका था। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान को वो भगवान का रूप मानकर पूज रहे हैं, जिस इंसान के लिए वो अपनी बेटे के दिल में जगह बना रहे हैं, वो कोई फरिश्ता नहीं,
बल्कि बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया का सबसे खौफनाक और शातिर आशिक नितेश अग्रवाल है। और ये नितेश का खेल अब एक बहुत ही खतरनाक और नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। वहीं उधर सीलन भरी और छोटी सी कोठरी जिसकी दीवारों से पपड़ियां गिर रही थी और जहां हवा में एक अजीब सी घुटन थी, आज नितेश अग्रवाल को दुनिया के सबसे आलीशान महल में भी उससे भी ज्यादा सुकून दे रही थी। उस टूटी हुई चारपाई पर लेटा नितेश अपनी हथेलियों को सिर के पीछे रख छत को एकटक घूरे जा रहा था। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी कीमत पर मिटने का नाम नहीं ले रही थी। नितेश खुद से ही फुसफुसा कर बोला, सिद्धू। उसने मुझे सिद्धू कहा। उसकी आंखों के सामने अनीका का वो चेहरा घूम रहा था जब उसने कैंटीन में उसे अपना दोस्त माना था। दीनानाथ मेहता के वो शब्द उसके कानों में शहद की तरह घुल रहे थे। तुम इस घर के सदस्य हो सिद्धार्थ। तुमने आज मेरी सरिता की जान बचाई। नितेश ने करवट ली और एक गहरा सुकून भरा अट्टहास किया। उसने पूरे मेहता परिवार के दिलों में वो जगह बना ली थी जो कोई सगा रिश्तेदार भी सालों में नहीं बना पाता। सरिता जी उसे अपना बेटा मान चुकी थी। रिया उसे सुपर हीरो मानती थी। दीनानाथ मेहता उसे ईमानदारी का पुतला समझते थे। और अनीका अनीका की आंखों में उसके लिए एक बहुत ही गहरी और नर्म जगह बन चुकी थी। नितेश ने अचानक उठकर बैठकर बहुत ही शातिर और गंभीर लहजे में खुद से कहा, लेकिन ये काफी नहीं है। ऑफिस से लेकर हॉस्पिटल तक का सफर तो तय कर लिया, लेकिन मुझे उस मेहता हाउस की चारदीवारी के अंदर जाना है। जब तक मैं अनीका के आसपास उसके घर में 24 घंटे मौजूद नहीं रहूंगा, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं अब उससे दूर नहीं रह सकता। मुझे हर सुबह हर शाम बस उसे का चेहरा देखना है। कुछ ऐसा करना होगा जो उसका गवर्नर बाप मुझे खुद अपने घर में पनाह दे दे। कोई ऐसी चाल। नितेश के शातिर दिमाग में अभी आगे की योजनाओं का ताना बना बुना जा रहा था कि तभी उस खामोश और घुटन भरे कमरे में एक बहुत ही अजीब और तेज बीप की आवाज गूंजी। आवाज नितेश के उस पुराने कीपैड वाले फोन की नहीं थी जो सिद्धार्थ बनकर इस्तेमाल करता था। यह आवाज उसके उस हाई टेक एनक्रिप्टेड और सैटेलाइट से जुड़े ब्लैक आईफोन की थी जिसका नंबर दुनिया में सिर्फ 2-3 बहुत ही खास लोगों के पास था। नितेश की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। इतनी रात गए फोन का बजना किसी बहुत बड़े खतरे की निशानी था। नितेश ने तुरंत अपना बैग खोला और वो फोन बाहर निकाला। स्क्रीन पर जो नाम फ्लैश हो रहा था उसे देखकर नितेश की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी गई। नाम था ईशान। नितेश ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए फोन उठाया और कान से लगाया। फोन उठाते ही नितेश ने एक बहुत ही सहज लेकिन फिक्रमंद आवाज में पूछा, हाँ ईशान, बोल मेरे भाई, क्या बात है? इतनी रात को सब ठीक तो है ना? दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने नितेश के पैरों तले से जमीन खिसका दी। फोन के उस पार से कोई बोल नहीं रहा था, बल्कि फूट फूट कर पागलों की तरह रो रहा था। वो ईशान की आवाज थी, लेकिन उसमें वो पुराना गुरूर या दोस्ती का अधिकार नहीं था। उसमें एक ऐसा खौफ और बेबसी थी जो इस इंसान के पूरी तरह टूट जाने पर आती है। ईशान ने रोकर नितेश से कहा, नितेश भाई, सब खत्म हो गया। नितेश, सब बर्बाद हो गया भाई। ईशान बहुत ही बुरी तरह से हाँप कर सिसकियां ले लेकर रो रहा था। उसकी एक घबराहट देखकर नितेश का सिद्धार्थ वाला चेहरा पल भर में फड़फड़ा कर गिर गया और उसके भीतर का वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, वो खूंखार दरिंदा जाग उठा। उसने फोन को इतनी कसकर पकड़ा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। नितेश ने एक खौफनाक और बाहरी दहाड़ के साथ पूछा, ईशान, शांत हो जाओ। एक गहरी सांस लो और मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है और तू रो क्यों रहा है? क्या किया है किसने? तभी उधर से ईशान ने सिसक कर कहा, भाई भाई,
वो लोग आए थे भाई। उन्होंने उन्होंने मेरे डैड को और मेरी शिवानी को, वो उन्हें उठाकर ले गए नितेश। उन्होंने मेरी शिवानी को किडनैप कर लिया। ईशान फोन पर दहाड़ मार मार कर रोने लगा। ये सुनते ही नितेश ने शरीर से जैसे किसी ने हजारों वोल्ट का करंट दौड़ा दिया हो। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो गई। शिवानी, वही शिवानी जिसने नितेश को अनिका के बारे में सब कुछ बताया था, जिसने उसकी मदद की थी। और ईशान, जो उसका बचपन का सबसे पक्का दोस्त था। नितेश ने गुस्से में गुर्रा कर पूछा, किसने किसने की है ये जुर्रत? ना बता मुझे उस हरामजादे का। मैं आज रात ही उसकी नस्लें मिटा दूंगा। नितेश के दांत पीसने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई थी। तभी ईशान ने सुबह कर उसको पूरी बात बताकर कहा, नितेश, जब जब तूने मुझसे कहा था कि तुझे एक ही दिन में एक नंबर के अंदर गवर्नर ऑफिस के अंदर नौकरी चाहिए, तो मैंने सत्ताधारी पार्टी के उस भ्रष्ट मंत्री को करोड़ों रुपए खिलाए थे। तूने मुझसे कहा था कि मैं अपने डैड संजय मेहरा को उस पार्टी में एक अच्छी मंत्री की पोस्ट दिलाने का लालच दूं। मैंने तेरे कहने पर सब किया नितेश। मेरे डैड ने वो फॉरवर्ड ब्लॉग से लिखना बंद कर दिया और सत्ताधारी पार्टी का समर्थन शुरू कर दिया था। ईशान ने रोते हुए पूरी बात बताने की कोशिश की। उसकी ये बात सुनकर इधर से नितेश ने गुस्से में कहा, तो फिर क्या हुआ? मैंने वादा किया था ना, तेरे बाप को कोई आंच नहीं आएगी। तब ईशान ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, वही तो बात है नितेश, जो विपक्ष वाली पार्टी का मंत्री है, जिसके साथ मिलकर मेरे डैड पहले ब्लॉग लिखते थे, उसे बात पता चल गई। उसे पता चल गया कि मेरे डैड ने सत्ताधारी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। वो लोग चुनाव में उसे बर्बाद करने वाले हैं। आज रात आज रात उस विपक्षी मंत्री के गुंडे हमारे घर में घुस आए हथियारों के साथ। उन्होंने गार्ड्स को गोली से मार दिया। वो मेरे डैड को घसीट रहे थे और जब शिवानी बीच में आई तो उन्होंने शिवानी को बालों से पकड़ा और उसे भी अपनी गाड़ी में डाल लिया। उसकी ये बात सुनकर नितेश की सांसें तेज हो गई। उसका पूरा वजूद गुस्से की आग में जलने लगा। लेकिन ईशान ने जो आगे कहा, उसे सुनकर नितेश की सांसें और भी तेज हो गई और उसने नितेश के दिल में अपराध बोध का एक ऐसा खंजर घोंप दिया जो उसे अंदर तक चीर गया। ईशान ने सुबह कर कहा, नितेश, जब वो गुंडे मेरे डैड को घसीट कर लेकर जा रहे थे तो आखिरी वक्त मेरे डैड ने मुझे मेरी शक्ल देखकर मुझे गालियां दी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मेरी उस सो कॉल्ड दोस्ती की वजह से ये सब हो रहा है। वो कह रहे थे कि मैंने एक शैतान से, राकेश अग्रवाल के बेटे से दोस्ती की और उसकी उस मनहूस साय ने आज उनका घर उजाड़ दिया। नितेश, मेरे डैड ने मुझे बद्दुआ दी यार। ईशान फोन पर बदवाहस होकर चीख रहा था। उसने चिल्लाकर आगे कहा, नितेश, तूने मुझे कसम दी थी। तूने कहा था कि अगर मैं तेरा वो काम करूंगा, तुझे अनिका तक पहुंचने के लिए वो क्लर्क की नौकरी दिलवाऊंगा और अपने डैड के सामने किडनैपिंग की एक्टिंग करूंगा, उनको फॉरवर्ड ब्लॉग से लिखने से रोकूंगा, तो तू मेरे परिवार को खरोंच नहीं आने देगा। लेकिन आज आज सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, मेरे इस नामुराद दोस्ती की वजह से मेरे बूढ़े डैड और मेरी नई नवेली बीवी की जान खतरे में है। वो धीरेन्द्र शिवानी के साथ पता नहीं क्या करेंगे। मुझे बचा ले नितेश, मेरी शिवानी को वापस ला दे भाई। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे मेरी शिवानी चाहिए और मेरे डैड भी। ईशान की ये चीख, उसकी वो बेबसी और उसके पिता की वो आखिरी गालियां सुनकर नितेश बिल्कुल सुन पड़ गया। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। लेकिन ये खौफ के कारण नहीं था, ये उस एहसास के कारण था कि उसकी अपनी आशिकी, उसके अपने स्वार्थ और उसकी उस बिछाई हुई बिसात का खामियाजा आज उसका सबसे अजीज दोस्त भुगत रहा था। अनिका को पाने की उसकी इस पागलपनी भरी जिद ने ईशान की हंसती खेलती दुनिया को एक झटके में नरक बना दिया। नितेश की मुट्ठियां इतनी जोर से भिंच गई कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गई
और खून की कुछ बूंदें रिसने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने उठ रहे अंदर के उस भयानक तूफान को एक सर्द और जानलेवा शांति में बदल दिया। उसने गुस्से में कांप कर कहा, ईशान, तूने मुझे अपना सगा भाई माना है तो मेरी बात कान खोल कर सुन। तू रोना बंद कर। नितेश की आवाज अब ना तो कांप रही थी और ना ही उसमें कोई हड़बड़ाहट थी। वो आवाज मौत से भी ज्यादा ठंडी और खौफनाक थी। तभी उधर से ईशान ने रोकर कहा, नितेश, वो लोग उन्हें मार डालेंगे यार। ईशान सिसक रहा था। इधर से उसकी बात सुनकर नितेश ने एक भयानक दहाड़ लगाकर कहा, मैंने कहा ना रोना बंद कर ईशान। तेरी बीवी मेरी बहन जैसी है और तेरा बाप मेरे बाप जैसा। जिस हरामजादे ने उन पर हाथ डाला है ना, उसने अपनी मौत के फरमान पर खुद दस्तक कर दिए हैं। मैं आज उस मंत्री की पार्टी, उसका घर, उसका रसूख, सब कुछ इस शहर की मिट्टी में मिला दूंगा। तो फिक्र मत कर मेरे भाई, मैं करता हूं कुछ। सूरज निकलने से पहले तेरा बाप और तेरी बीवी तेरे पास हो गए और उन गुंडों के कटे हुए सिर तेरे कदमों में। उसकी ये बात सुनकर उधर से ईशान ने सुबह कर धीरे से कहा, नितेश। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, नितेश ने दहाड़ कर कहा, तू बस अपने घर में रहे। पुलिस को फोन मत करना, किसी को कोई बयान मत देना, मैं सब संभाल लूंगा। नितेश ने आखिरी वादा किया और फोन झटके से काट दिया। फोन कटते ही नितेश ने वो सीलन भरे कमरे में रखी एक लोहे की कुर्सी पर इतनी जोर से लात मारी कि कुर्सी दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। उसकी नसें तन गई। उसकी आंखों से जो आग बरस रही थी वो किसी पूरे शहर को राख करने के लिए काफी थी। उसने अपने दांत पीस कर कहा, विपक्ष का मंत्री, दो कौड़ी का नेता और नितेश अग्रवाल के दोस्त के घर में घुसने की जरूरत करेगा। आज इसे बताऊंगा कि असली अंडरवर्ल्ड क्या होता है। नितेश ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए फोन के डायलर पर वो नंबर मिलाया जो शहर के सबसे बड़े खौफ का दूसरा नाम था। नितेश ने फोन उठाते ही एक खूंखार शिकारी की तरह आवाज लगाकर कहा, जुबैर। फोन के उस पार रात के इस पहर में भी जुबैर बिल्कुल चौकन्ना था। नितेश की इस भयानक आवाज को सुनकर वो समझ गया था कि इस शहर में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। जुबैर ने पूरी मुस्तैदी से कहा, जी छोटे मालिक, हुक्म कीजिए, किसकी सांसें रोकनी है। तभी नितेश ने उसको ऑर्डर देकर कहा, जुबैर, बात सांसें रोकने से बहुत आगे निकल चुकी है। आज बात नितेश अग्रवाल की इज्जत पर आई है। वो विपक्ष वाला जो मंत्री है ना, उसके पालतू कुत्तों ने ईशान के घर पर हमला किया। वो लोग ईशान के बाप संजय मेहरा और उसकी पत्नी शिवानी को उठाकर लेकर गए। नितेश बोलते बोलते कमरे में पागलों की तरह टहल रहा था। उसकी यह बात सुनकर आगे से जुबैर ने गुस्से में कहा, क्या छोटे मालिक, कितनी बड़ी हिमाकत, उन कुत्तों की यह जरूरत कैसे हुई। जुबैर की आवाज में भी गुस्सा उबलने लगा। तभी नितेश ने अपनी कड़क आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कैसे हुई और क्यों हुई। मुझे बस इतना पता है कि मुझे वो दोनों जिंदा चाहिए, बिना एक खरोंच के। नितेश ने अपने दांत पीसे एक एक शब्द पर जोर देकर आगे कहा, जुबैर, अभी के अभी अपना पूरा नेटवर्क एक्टिवेट करो। अपने सारे मुखबिरों को सड़क पर छोड़ दो। मुझे 15 मिनट के अंदर, सिर्फ 15 मिनट के अंदर यह खबर चाहिए, उस मंत्री के गुंडों ने संजय मेहरा और शिवानी को किडनैप करके कहाँ रखा है। और किसी गोदाम में हो या किसी शहर के बाहर फार्म हाउस में या पाताल के नीचे छुपे हों, मुझे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। उसका यह ऑर्डर सुनते ही उधर से जुबैर ने तेजी से कहा, अभी हो जाएगा छोटे मालिक, 15 मिनट बहुत ज्यादा है। मैं अभी पूरे शहर की नाकाबंदी करवाता हूँ, अपने आदमियों को मंत्री के ठिकाने पर भेजता हूँ। तभी नितेश ने अचानक उसे टोक कर बहुत ही गंभीर और सख्त चेतावनी देकर कहा,
रुक जुबैर, जुबैर ने सम्मान के साथ पूछा। जी मालिक। तभी नितेश ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसका वो सिद्धार्थ वाला रूप और अनिका का चेहरा उसके दिमाग में कौंध गया। अगर वो खुद नितेश अग्रवाल बनकर सड़कों पर गोलियां चलाता फिरेगा तो कोई ना कोई उसे पहचान लेगा, और अगर ये बात पुलिस या मीडिया के किसी भी तरह दीनानाथ मेहता के कानों में पहुंच गई कि नितेश अग्रवाल इंडिया में ही है और ये सारा खून खराबा कर रहा है, तो उसका सिद्धार्थ बनने का नाटक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनिका उससे नफरत करेगी और वो उसकी शक्ल भी नहीं देखेगी। इसलिए नितेश ने अपनी आवाज को बहुत ही सर्द और गहरा करके कहा, जुबैर, मेरी एक बहुत ही खास और सख्त हिदायत कान खोल कर सुन ले। अगर इस बात में जरा भी सी चूक हुई तो मैं खुद अपने हाथों से गोली मार दूंगा तुझे। तभी उधर से जुबैर ने अपनी वफादारी निभाकर कहा, हुक्म कीजिए छोटे मालिक, मेरी जान हाजिर है। तभी इधर से नितेश ने उसको समझा कर कहा, तू अपनी पूरी टीम लगाएगा, हथियार उठाएगा और सब कुछ करेगा, लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में या इसके बाद किसी को भी, मैं दोहरा रहा हूं, किसी को भी इस बात की रत्ती भर भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि नितेश अग्रवाल अभी भी इंडिया में मौजूद है। मेरे बाप राकेश अग्रवाल को तो छोड़, इस शहर के सबसे बड़े पुलिस कमिश्नर को यह शक नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। मेरी जो लंदन वाली अलबाई है वो 100% पुख्ता रहनी चाहिए। ये कहते हुए नितेश ने गहरी सांस ली और अपनी बात को और कड़ा करके कहा, दुनिया को यही लगना चाहिए कि राकेश अग्रवाल के आदमियों ने या किसी और गैंग ने यह हमला किया है, या फिर मैं लंदन में बैठकर ये सब ऑपरेट कर रहा हूँ। तो जो भी करेगा उसमें मेरा नाम या मेरी शक्ल सामने नहीं आनी चाहिए। अगर किसी एक भी इंसान को यह पता चला कि मैं इसी शहर की सड़कों पर हूं तो मेरा एक बहुत बड़ा और पर्सनल मिशन तबाह हो जाएगा। समझ गया तू? उसकी यह बात सुनकर जुबैर, जो सालों से नितेश का सबसे बड़ा वफादार था, वो अपने मालिक के इस नाजुक राज को बड़े अच्छे से समझ गया। उसे नहीं पता था कि वो राज क्या है, लेकिन उसे ये पता था कि वो राज नितेश की जान से भी प्यारा है। इसलिए जुबैर ने सीना तान कर बहुत ही पक्के लहजे में कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए छोटे मालिक, आज जो भी होगा वो गुमनामी के अंधेरे में होगा। गोलियां चलेंगी, लाशें भी गिरेंगी, लेकिन किसी को परछाई तक नजर नहीं आएगी। मैं खुद फ्रंट लाइन पर लीड करूंगा, आपको सामने आने की जरूरत नहीं, बस मुझे उस लोकेशन का पता लगाने दीजिए। मैं संजय साहब और भाभी जी को सुरक्षित ईशान के घर पहुंचा दूंगा। तभी इधर से नितेश ने चिल्लाकर कहा, मुझे सिर्फ रेस्क्यू नहीं चाहिए जुबैर, मुझे उन अपहरणकर्ताओं का वो हश्र चाहिए कि अगला कोई भी नेता किसी बिजनेसमैन के घर की तरफ देखने से पहले 100 बार कांपे। लोकेशन मिलते ही मुझे मैसेज कर, मैं खुद अपने तरीके से इस खेल को अंजाम दूंगा। अब जाओ और शहर में आग लगा दो। नितेश की आवाज में एक शैतानी गूंज थी। उधर से जुबैर ने तुरंत जवाब देकर कहा, जी छोटे मालिक। जुबैर ने फोन काट दिया। फोन कटते ही नितेश ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे। उसकी धड़कनें बड़ी तेज चल रही थी। एक तरफ अनिका का वो मासूम और सादगी भरा चेहरा जिसे वो सिद्धार्थ बनकर पाना चाहता था, और दूसरी तरफ ये अंडरवर्ल्ड की खूनी दलदल जो उसे बार बार अपने अंदर खींच रही थी। नितेश ने खुद से बड़बड़ा कर कहा, ये दोहरी जिंदगी तो मुझे पागल कर देगी, लेकिन मैं अनिका को खो नहीं सकता। मैं अपने दोस्तों को भी तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता। आज मुझे एक ऐसा खेल खेलना होगा जिसमें मैं मोहरे भी खुद चलूंगा और बाजी भी खुद ही पलटूंगा, पर मेरे हाथों पर एक खून का कतरा भी नहीं लगेगा। इधर जुबैर के उस कॉल के बाद आधी रात को मनाली और उसके आसपास के इलाकों में खौफ का ऐसा जाल बिछने लगा जिसे देख पाना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अग्रवाल इंडस्ट्री के पेरोल पर पलने वाले सारे खूंखार गुंडे, मुखबिर, भ्रष्ट पुलिस वाले
अपनी अपनी नींद से जाग चुके थे। जुबैर अपने काले रंग के एसयूवी में बैठा अपनी राइफल लोड कर रहा था। उसने अपने वायरलेस सेट पर एक ऐसा कोडवर्ड बोला जिसने शहर की सारी अंधेरी गलियों में हलचल मचा दी। विपक्ष के उस मंत्री के हर एक ठिकाने पर, हर एक फार्म हाउस, हर एक छुपे हुए गोदाम पर जुबैर के आदमियों ने गिद्ध की तरह नजरें गड़ा दी। नितेश अपनी उस सीलन भरी कोठरी में जमीन पर बैठा अपनी घड़ी की सुइयों को घूर रहा था। हर एक सेकंड उसके लिए भारी पड़ रहा था। उसे बस उस एक मैसेज का इंतजार था जो इस रात को एक खूनी सुबह में बदलने वाला था। इसके ठीक 15 मिनट बाद वो सीलन भरी कोठरी के अंदर सन्नाटे को चीरते हुए नितेश के हाईटेक ब्लैक आईफोन पर एक स्क्रीन फिर से चमकी। जुबैर का मैसेज और लाइव लोकेशन आ चुकी थी। नितेश ने तुरंत फोन उठाया और जुबैर को लाइन पर लिया। उधर से जुबैर की आवाज में तेजी और एक अजीब सी घबराहट थी। उसने घबरा कर कहा, लोकेशन मिल गई छोटे मालिक। वो फार्म हाउस मनाली के बाहर कुली की हसीन वादियों के बीच एक सुनसान पहाड़ी पर है। शहर से काफी दूर, इसलिए वहां पुलिस का पहरा नहीं। लेकिन लेकिन मालिक, वहां एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके ये बात सुनकर नितेश ने अपने जूते के फीते कसकर कहा, दिक्कत? नितेश अग्रवाल की डिक्शनरी में लफ्ज ये है नहीं जुबैर। सीधा बता कि मामला क्या है। तभी जुबैर ने उसको डिटेल में बताकर कहा, छोटे मालिक, मैंने अपने मुखबिरों से पक्की खबर निकाली है। उस मंत्री ने कोई आम गली के गुंडे नहीं रखे। फार्म हाउस के अंदर और बाहर कम से कम 10 लोग पहरा दे रहे हैं और वो 10 के 10 प्रोफेशनल मार्शल आर्ट फाइटर्स हैं। वो कोई आम पहलवान नहीं है मालिक। वो सब अंडरग्राउंड फाइट क्लब के खूंखार और ट्रेंड किलर हैं। मैं अपनी पूरी टीम लेकर वहां अभी पहुंच रहा हूं। आप बस पीछे से। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, नितेश ने जोर से दहाड़कर उसकी बात बीच में ही काट कर कहा, बकवास मत कर जुबैर। तू और तेरी टीम वहां नहीं जाएगी। मैं उस फार्म हाउस पर अब अकेला जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर जुबैर लगभग फोन पर चीख पड़ा। उसने चिल्ला कर कहा, अकेला? छोटे मालिक, आप होश में तो हैं। वो 10 लोग हैं और उनके मार्शल आर्ट का लेवल बड़ा ऊंचा है। वो थर्ड डैन ब्लैक बेल्ट और मुई थाई के एडवांस स्टेज के फाइटर हैं। वो इंसान की हड्डियां सेकंड में तोड़ देते हैं। आप अकेले उनके सामने नहीं मालिक। बड़े साहब मुझे जिंदा गाड़ देंगे। मैं आपको अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता। उसकी यह बात सुनकर आगे से नितेश ने एक बहुत ही सर्द और खौफनाक हंसी हंसकर कहा, मौत के मुंह में वो लोग खड़े हैं जुबैर, मैं नहीं। तुम भूल गए कि नितेश अग्रवाल 15 साल लंदन में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा था। बचपन से लेकर आज तक मैंने दुनिया के सबसे खूंखार मास्टर से मार्शल आर्ट की वो तकनीकें सीखी हैं जहां इंसान का शरीर एक हथियार बन जाता है। तो अपने टीम को शहर के बाहर रोक कर रख। अगर मेरे चेहरे या मेरे नाम की भनक किसी को लगी तो मेरा सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। मैं नकाब पहन कर जाऊंगा, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। अभी उधर जुबैर ने बहुत मिन्नतें करके कहा, लेकिन मालिक, एक खरोच आ गई तो? लेकिन नितेश ने अपनी कड़क आवाज में कहा, नितेश अग्रवाल को खरोंच देने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। फोन रख जुबैर। ये कहकर नितेश ने फोन काट दिया। उसने अपना वो पुराना सूती का कपड़ा उतारा। अपने बैग से एक चुस्त काले रंग का कॉम्बैक्ट सूट निकाला जो उसके शरीर की एक एक मांसपेशियों से चिपक गया। उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी खौफनाक, पूरी तरह से काला नकाब चढ़ा लिया जिससे उसकी उस शिकारी जैसी आंखें ही नजर आ रही थी। हाथों में कार्बन फाइबर के दस्ताने पहने और अपनी स्पोर्ट्स कार को कुल्ली को इन घुमावदार वादियों की तरफ हवा में रफ्तार की तरह से दौड़ा दिया। करीब 45 मिनट के बाद नितेश कुल्लू के उस सुनसान पहाड़ी के नीचे पहुंच गया। ठंडी हवाएं देवदार के पेड़ों से टकरा सनसना रही थी। पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा फार्म हाउस था जिसके चारों तरफ भारी फेंसिंग की थी। नितेश ने गाड़ी को बड़े दूर अंधेरे में जाकर खड़ा कर दिया और एक चीते की फुर्ती से बिना कोई आवाज किए पहाड़ी चढ़कर
फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल के पास पहुंच गया। दीवार से पीछे छुपकर नितेश ने अपनी तेज आंखों से फार्म हाउस के अहाते का मुआयना किया। सामने वो 10 लोग खड़े थे। वो आम गुंडों की तरह सिगरेट नहीं पी रहे थे या गप्पे नहीं मार रहे थे। वो पूरी तरह से सतर्क थे। नितेश ने उनकी शारीरिक बनावट, उनके खड़े होने के तरीके और उनके पैरों की पोजीशन को बहुत ही बारीकी से देखा। एक मार्शल आर्टिस्ट दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को सिर्फ उनके खड़े होने के तरीके से ही पढ़ सकता है। नितेश ने नकाब के पीछे से फुसफुसाकर उनके लेवल का अंदाजा लगाकर खुद से कहा, इनके पैरों का बैलेंस और कंधों की जकड़न बता रही है कि ये स्टेज 4 के फाइटर हैं। वो जो बाईं तरफ हैं उनका स्टांस क्योकुशेंस कराटे का है। उनका निचला शरीर पत्थर की तरह मजबूत है। बीच वाले 3 मुई थाई के क्लिनिकल स्ट्राइकर्स लग रहे हैं। उनकी कोहनियां और उनके घुटने जानलेवा होंगे। और वो जो दरवाजे पर है वो क्राव मार्गा के माहिर हैं। वो सिर्फ इंसान की कमजोर नसों पर वार करते हैं। उनके लेवल का अंदाजा लगाते ही नितेश ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मन ही मन ये सोचा, ये स्टेज 4 के मास्टर जरूर हैं, लेकिन इनका शरीर अभी भी इनके दिमाग का गुलाम है। ये वार करने से पहले सोचते हैं, मैं मशीन में हूँ। मेरा शरीर बिना सोचे रिएक्ट करता है। कोई फॉर्म नहीं, कोई स्टाइल नहीं। मैं पानी की तरह हूँ, वो मुझे नहीं पढ़ सकते। नितेश ने अपनी आंखें खोली। दीवार के ऊपर से सीधा अहाते के बीचों बीच छलांग लगा दी। धम जैसे ही नितेश के काले जूतों ने जमीन को छुआ, 10 फाइटर्स की नजरें उस नकाबपोश पर टिक गई। तभी एक कराटे फाइटर ने अपने जगह से आगे बढ़कर गुर्रा कर पूछा, कौन है बे तू और अंदर कैसे आया? आगे से नितेश बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। उसने अपने हाथ भी नहीं उठाए। उसका शरीर एकदम रिलैक्स था, जैसे वो वहां लड़ने नहीं, बस टहलने आया हो। यही शून्यता थी। वहीं सामने वाले फाइटर्स नितेश के स्टांस को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक मुई थाई फाइटर ने कंफ्यूजन में अपने साथी से कहा, इसका गार्ड कहाँ है और ये अपने हाथ क्यों नहीं उठा रहा? ये बॉक्सिंग है, जूडो है या कराटे? ये किस स्टाइल में खड़ा है? वो नितेश के केवल और स्टेज का रत्ती भर का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि नितेश ने उन्हें कोई सिग्नल ही नहीं दिया। तभी उनके लीडर ने चिल्लाकर कहा, ये जो कोई भी है इसकी हड्डियां तोड़ दो, इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले 2 क्योकुशिन्स कराटे वाले फाइटर बिजली की रफ्तार से नितेश की तरफ दौड़े। उनमें से एक ने हवा में उछलकर नितेश के चेहरे पर बड़े ही तेज जंपिंग राउंड हाउस किक मारी। यह किक इतनी तेज थी कि हवा को चीरने की आवाज आई, लेकिन नितेश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटा। जब वो किक उसके चेहरे से महज 1 इंच दूर थी, नितेश ने शिफ्टिंग का इस्तेमाल किया। वो अपनी जगह से बिजली की तरह बस थोड़ा सा दाईं तरफ खिसका, किक हवा में खाली निकल गई। उस फाइटर का बैलेंस बिगड़ता इससे पहले ही नितेश ने विंग चुन की तकनीक का इस्तेमाल करके अपने बाएं हाथ से उसके पैर को ब्लॉक किया और अपने दाएं हाथ से एक 1 इंच पंच सीधा उस फाइटर की पसलियों पर दे मारा। पसलियों के चटकने की आवाज पूरे अहाते में गूंज गई। वो फाइटर खून की उल्टी करता हुआ 10 फुट दूर जाकर गिरा और तड़पने लगा। तभी दूसरा कराटे फाइटर यह देखकर पागल हो गया। उसने नितेश पर लगातार पंचेज की बारिश कर दी। 1 सेकंड में 6 पंच। लेकिन नितेश ने अपने हाथों को ताइची की तरह गोल घुमाते हुए उसके हर एक पंच की ताकत को उसी की तरफ मोड़ दिया। जब उस फाइटर ने अपना आखिरी और सबसे जोरदार पंच नितेश के सीने पर मारना चाहा, तो नितेश ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। नितेश ने आइकिडो की तकनीक से उस फाइटर की कलाई को एक ऐसे एंगल में घुमाया कि कलाई की हड्डी तुरंत टूट गई। फाइटर दर्द से चीखा, लेकिन नितेश ने उसे चीखने का पूरा मौका नहीं दिया। उसने अपना घुटना सीधा
उसके जबड़े पर दे मारा। फाइटर हवा में उछला और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। यह सिर्फ अब 5 सेकंड के अंदर हो चुका था। नितेश को एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसके कपड़ों पर सिलवट तक नहीं पड़ी। बाकी के 8 फाइटर्स के पसीने छूट गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा था। तभी लीडर ने खौफजदा होकर चिल्लाकर कहा, यह इंसान नहीं है, साला मशीन है। एक साथ हमला करो। अब वो 3 मुई थाई के खतरनाक फाइटर्स एक साथ नितेश पर टूट पड़े। मुई थाई में कोहनी और घुटनों के वार सबसे जानलेवा होते हैं। एक ने बाईं तरफ से नितेश की कनपटी पर कोहनी मारी, दूसरे ने दाईं तरफ से पसलियों पर घुटना मारा और तीसरे ने सामने से उसकी छाती पर किक मारी। नितेश की आंखों ने इन तीनों हमलों की टाइमिंग को 1 सेकंड के 100वें हिस्से में कैलकुलेट कर लिया। उसने सिल्वर बैकडक तकनीक का इस्तेमाल किया, अपने शरीर को एकदम से जमीन की तरफ झुका लिया और तीनों फाइटर्स के वार हवा में आपस में ही टकरा गए। जैसे वो झुका, नितेश ने बाजू क्वान मतलब एक्सप्लोजिव पावर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। उसने अपनी कोहनी को पूरी ताकत से पीछे वाले फाइटर के घुटने के जोड़ पर मारा, जिससे उसका घुटना उल्टी दिशा में मुड़ गया और अब फाइटर चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। बाकी बचे 2 मुई थाई फाइटर्स ने खुद को संभाल लिया और नितेश को क्लिंच मूव का इस्तेमाल करते हुए गर्दन को दोनों हाथों से जकड़ने में फंसाने की कोशिश करने लगे। लेकिन नितेश भी ट्रेंड फाइटर था। उसने अपनी गर्दन तक उन्हें पहुंचने ही नहीं दिया। नितेश ने अपनी दोनों उंगलियों को किसी भाले की तरह सीधा किया और प्रेशर पॉइंट स्ट्राइक का इस्तेमाल करके दोनों फाइटर्स के गले के ठीक नीचे वाली नर्व पर तेजी से प्रहार कर दिया। उन दोनों फाइटर्स के शरीर में जैसे किसी ने बिजली दौड़ा दी। उनका पूरा नर्वस सिस्टम कुछ पलों के लिए सुन्न हो गया था। वो दोनों पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जम गए थे। नितेश ने बहुत ही आराम से अपने दोनों टांगों में से एक डबल स्वीप किक मारी और उन दोनों को हवा में उड़ाते हुए जमीन पर पटक दिया। उनके सिर जमीन से टकराए और वो लोग वहीं पर ढेर हो गए। 10 में से 5 फाइटर खत्म हो चुके थे। नितेश की सांस भी नहीं फूली थी। वो नाकाब के पीछे से खौफनाक और बर्फीली आंखों से बाकी बचे 5 लोगों को घूर रहा था। तभी नितेश ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारा फुटवर्क बड़ा कमजोर है। तुम लोग स्टेज 4 तक पहुंच तो गए हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी डर रहा है। और जो फाइटर लड़ते वक्त डर जाए वो पहले ही हार चुका होता है। बाकी बचे 5 फाइटर्स 2 क्राव मार्गा और ब्राजीलियन जित्सु के माहिर थे। वो समझ गए कि वो किसी आम इंसान से नहीं लड़ रहे हैं। उनमें से एक जित्सु फाइटर ने नितेश के पैरों की तरफ डाई लगाई ताकि वो नितेश को जमीन पर गिराकर सबमिशन होल्ड में फंसा सके। जित्सु में ग्राउंड फाइटिंग सबसे खतरनाक होती है, लेकिन नितेश जमीन पर जाने वालों में से नहीं था। जैसे वो फाइटर नितेश के पैरों में पहुंचा, नितेश ने भारतीय कलरापट्टू की हवा में छलांग लगाने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया। वो उस फाइटर के ऊपर से हवा में उछला और हवा में ही अपनी एडी को उसी फाइटर की रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पर इतनी सटीकता से मारा कि फाइटर जमीन पर ही चिपक गया। उसके टांगों ने काम करना बंद कर दिया और वो लकवाग्रस्त हो चुका था। अब बचे 4 लोग। उन्होंने अपनी जेबों से खतरनाक मिलिट्री चाकू निकाल लिए थे। तभी उनके लीडर ने चिल्लाकर कहा, यह अब निहत्थी लड़ाई नहीं है, मारो इसे। और इसी के साथ चारों ने एक साथ चाकुओं से नितेश पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। हवा में चाकुओं की चमक और उनके शरीर को चीरने की सनसनाहट गूंज रही थी। लेकिन नितेश मुशीन की अवस्था में था। जब इंसान उस स्टेज पर होता है तो उसके सामने वाले की रफ्तार बहुत धीमी नजर आती है। नितेश जित कुंदो के उसूल पर चल रहा था। इससे पहले कि उनका चाकू
नितेश तक पहुंचता। नितेश का वार उन तक पहुंच जाता था। एक फाइटर ने नितेश के पेट में चाकू घोंपना चाहा। नितेश ने अपनी हथेली से उसके हाथ को बाहर की तरफ पैरी किया और उसी के हाथ को घुमाकर वो चाकू उसी के कंधे में उतार दिया। फाइटर दर्द से चीखा। नितेश ने उसके गर्दन के पीछे एक कराटे चोप मारा और उसे तुरंत सुला दिया। लेडर ने नितेश की पीठ पर वार करना चाहा। नितेश ने बिना पीछे देखे अपनी कोहनी को पीछे की तरफ इतनी जोर से चलाया कि कोहनी सीधा लेडर की नाक पर जाकर लगी। नाक की हड्डी टूटकर अंदर घुस गई। खून का फवारा फट पड़ा। लीडर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बाकी बचे दो फाइटर्स अब पूरी तरह से खौफ में थे। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने चाकू जमीन पर फेंक दिए और पीछे हटने लगे। उनमें से एक ने थरथरा कर कहा, हम हम हार मानते हैं। तुम कौन हो? तुम इंसान तो नहीं हो सकते। तब नितेश धीरे धीरे उनके पास गया। उसकी आंखों में मौत का सन्नाटा था। उसने बहुत धीरे से फुसफुसा कर कहा, नितेश अग्रवाल के सामने हार मानने का सिर्फ एक ही मतलब है, मौत। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उन दोनों के अलावा कोई नहीं सुन पाया। इसके बाद नितेश ने बिजली की रफ्तार से दोनों हाथों को हवा में चलाया और उसने उन दोनों फाइटर्स के सोलर प्लेक्सिस मतलब सीने के बीच का टुकड़ा एक उंगली के पोरों से वार कर दिया। उसके फेफड़ों की सारी हवा एक झटके में बाहर निकल गई और वो बिना आवाज किए मछली की तरह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। पूरा अहाता 10 प्रोफेशनल ट्रेंड और खूंखार फाइटर्स की लाशों और बेहोश शरीर से अटा पड़ा था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। नितेश को एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसकी सांस भी बिल्कुल सामान्य थी, जैसे उसने कोई लड़ाई लड़ी ही ना हो, बल्कि वो बस टहल कर आया हो। उसने फार्म हाउस के मेन गेट पर एक जोरदार लात मारी, जिसे लोहे का दरवाजा अपनी चौखट से उखड़कर अंदर जा गिरा। अंदर के कमरे में संजय मेहरा और शिवानी को कुर्सियों से बांधा गया था। बाहर की भयानक चीखें और हड्डी टूटने की आवाज सुनकर वो दोनों खौफ से कांप रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी मौत अब बिल्कुल निश्चित है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक खौफनाक नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ। उसके काले कपड़ों और उसकी उस खूंखार शारीरिक बनावट को देखकर संजय मेहरा रोने लगे। संजय मेहरा ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मुझे मत मारना। तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। बस मुझे और मेरी बहू को छोड़ दो। लेकिन आगे से नितेश ने कुछ नहीं कहा। उसने बिना एक लफ्ज बोले अपने जेब से एक चाकू निकाला और उनके पास गया। चाकू देखते ही शिवानी डर के मारे चीखने लगी, लेकिन तभी नितेश ने बहुत ही सफाई से उनकी रस्सियां काट दी। रस्सियां खुलते हो दोनों आजाद हो गई। नितेश ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था बाहर जाओ। तभी संजय मेहरा ने कांपते हुए पूछा, तुम तुम कौन हो? तुमने हमें क्यों बचाया? आगे से नितेश ने अपनी आवाज को बड़ा भारी और मशीनी किया ताकि कोई पहचान न सके। उसने सिर्फ इतना कहा, ईशान के दोस्त ने भेजा है। बाहर तुम्हारी गाड़ी तैयार है। सीधे घर जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी बात सुनकर शिवानी और संजय मेहरा अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागे। बाहर उन 10 खूंखार फाइटर्स को जमीन पर लहूलुहान पड़ा देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो समझ गए कि उन्हें बचाने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मौत का फरिश्ता है। वो गाड़ी में बैठे और वहां से भाग निकले। नितेश ने उन्हें सुरक्षित जाते देखा। उसका काम यहाँ खत्म हो गया था, लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे जरूरी काम पेंडिंग था। उस आस्तीन के सांप का फन कुचलना, जिसने सारी जुर्रत की थी। नितेश अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा उस विपक्षी मंत्री के आलीशान बंगले की तरफ निकल पड़ा। रात के 3 बज चुके थे। मंत्री का बंगला शहर के बीचों बीच एक बहुत ही सुरक्षित और वीआईपी इलाके में था। बंगले के बाहर पुलिस और प्राइवेट गार्ड्स का भारी पहरा था, लेकिन नितेश के लिए सिक्योरिटी महज एक मजाक थी।
वो एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट था, जिससे छुपकर वार करने की कला भी अंदर महारत हासिल थी। वो परछाई की तरह बंगले की पिछली दीवार से चढ़ा। बिना कोई आवाज किए उसने दो गार्ड्स के कैरोटिड आर्टरी को कुछ सेकंड के लिए दबाया, जिससे वो बिना चीखे बेहोश हो गए। वो बालकनी के रास्ते सीधा मंत्री के मास्टर बेडरूम में दाखिल हुआ। कमरे में हल्का अंधेरा था और वो भ्रष्ट मंत्री अपने मखमली बिस्तर पर बड़ी चैन की नींद सो रहा था। उसे लगा होगा कि उसके गुंडों ने संजय मेहरा का काम तमाम कर दिया होगा। नितेश धीरे धीरे चलकर बिस्तर के पास पहुंचा। उसने अपने दाएं हाथ से अपनी जेब में रखा वही मिलिट्री चाकू निकाला। उसने अपना बायां हाथ मंत्री के मुंह पर मजबूती से रखा ताकि वो चीख न सके और अपने दाएं हाथ के चाकू की ठंडी और तेज धार मंत्री की गर्दन पर सटा दी। मंत्री की आंखें झटके से खुली। अंधेरे में अपने मुंह पर किसी का लोहे जैसा मजबूत हाथ और गर्दन पर मौत की ठंडक महसूस करके उसकी रूह कांप गई। उसने जब अपनी आंखें फाड़कर ऊपर देखा तो उसे वो खौफनाक काले नकाब वाला चेहरा नजर आया, जिसकी आंखों में यमराज का अक्स था। मंत्री डर के मारे छटपटाने लगा, लेकिन नितेश की पकड़ के आगे उसकी एक नहीं चली। नितेश ने चाकू को गर्दन पर हल्का सा दबाया, जिसे खून की एक पतली सी लकीर मंत्री की गर्दन पर उभर आई। नितेश एकदम मंत्री के कान के पास झुका और अपनी उस खौफनाक बर्फीली और जहरीली आवाज में फुसफुसा कर बोला, चीखने की कोशिश मत करना मंत्री जी, वरना यह चाकू तुम्हारे सांस की नली को ऐसे काटेगा कि आवाज बाहर आने से पहले खून तुम्हारे फेफड़ों में भर जाएगा। उसकी यह बात सुनकर आगे से मंत्री ने खौफ से कांपकर हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तभी नितेश ने अपनी बात जारी रखकर आगे कहा, तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने जिन लोगों को कुल्लू के उस फार्म हाउस में किडनैप करके रखा था, तुम्हारे वो 10 के 10 खूंखार कुत्ते अब जमीन पर अपनी पड़ी टूटी हुई हड्डियां गिन रहे हैं और वो संजय मेहरा अपने घर पहुंच चुका है। उसके ये बात सुनकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े और खूंखार फाइटर्स को किसी ने हरा दिया होगा। तभी नितेश ने चाकू की नोक को हल्का सा घुमाकर आगे कहा, तू सोच रहा है कि मैं वो कौन हूं? मैं वो मौत हूं जिसे तूने दावत दी। वो संजय मेहरा मेरा आदमी है, मेरा कुत्ता है, और मेरे कुत्ते को पट्टा डालने का हक सिर्फ मुझे है। तुम मेरे लोगों की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करोगे। उसकी सजा मौत होगी। उसकी ये बात सुनकर आगे से मंत्री ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और इशारे में गिड़गिड़ा रहा था और उसे छोड़ दिया जाए। तभी नितेश ने अपनी आवाज को और भी ज्यादा खतरनाक और गहरा करके आखिरी चेतावनी देकर कहा, आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि तू यह बात याद रखे कि तेरा पाला किससे पड़ा है। लेकिन कान खोल कर सुन ले मंत्री, अगर आज के बाद तूने या तेरे किसी भी गुंडे ने मेरे लोगों की तरफ, संजय मेहरा की तरफ या उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा या उनके नाम का एक भी लफ्ज अपनी गंदी जुबान पर लाया, तो मैं कसम खाता हूं कि तेरा आलीशान बंगला तेरे खून से रंग दूंगा। ये कहते हुए नितेश ने मंत्री के बालों को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर गुर्रा कर कहा, तू, तेरी बीवी और तेरे बच्चे, मैं तेरे पूरे खानदान को इसी बंगले के नीचे इसी जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा और पुलिस तेरी लाशें ढूंढते ढूंढते थक जाएगी, लेकिन तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये आखिरी चेतावनी है, इसके बाद सीधा जनाजा उठेगा, समझ गया? उसकी ये धमकी सुनकर मंत्री ने खौफ से पसीने से लथपथ होकर बहुत ही तेजी में हाँ में सिर हिला दिया। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी और वो उस नकाबपोश की आंखों में मौजूद उस दरिंदगी को देखकर समझ चुका था कि यह कोई धमकी नहीं बल्कि एक पक्का वादा है। नितेश ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाकर कहा, अब चुपचाप सो जाओ और सुबह उठकर सबसे पहले संजय मेहरा के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाना।
ये कहते हुए नितेश ने चाकू वापस अपनी जेब में रखा। वो पीछे की तरफ मुड़ा और हवा के एक झोंके की तरह बालकनी से छलांग लगाकर उस अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। वही मंत्री अपने बिस्तर पर पड़ा, कांपते हुए अपनी गर्दन से रिस रहे खून को पोंछ रहा था। उसकी रूह तक में वो नकाबपोश भर चुका था। इसी समय उधर कुल्लू की वादियों से लौटकर शहर की उस सीलन भरी कोठरी में वापस पहुंचते ही नितेश ने अपना वो कॉम्बैक्ट सूट उतारा और नकाब हटा दिया। उसके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें थी, लेकिन उसकी सांसें बिल्कुल शांत थी। उसने अपना फोन उठाया और ईशान को एक मैसेज टाइप करके कहा, तुम्हारे डैड और शिवानी सुरक्षित घर पहुंच गए हैं। वो मंत्री अब कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। अब चैन से सो जाओ भाई। ये मैसेज देखने के बाद फोन को बिस्तर पर फेंक कर नितेश अपनी टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। रात के 4 बज रहे थे। कुछ ही घंटों में सुबह होने वाली थी और सुबह होते ही उसे फिर से अपने बालों में तेल लगाना, पुरानी शर्ट पहननी थी। अनिका के घर जाकर उसके हाथों से बना हुआ वो टिफिन लेना था। आज रात उसने एक खूंखार शैतान बनकर अपने दोस्त के परिवार को बचाया था, लेकिन कल सुबह उसे फिर से एक सीधा साधा शरीफ और बेबस सिद्धू बनकर अपनी मोहब्बत को पाना था। नितेश अग्रवाल का ये माजार, ये दोहरी जिंदगी अब बहुत खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी और उसे इस खेल में बहुत मजा भी आ रहा था। अगली सुबह जब उस सेलन भरी कोठरी में नितेश अग्रवाल की आंख खुली, तो रात भर की थकान और उस खौफनाक लड़ाई के बावजूद उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने अपनी महंगी रोलेक्स घड़ी की जगह वो पुरानी घिसे हुए पट्टे वाली घड़ी अपनी कलाई पर बांधी, बालों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाया, जिससे वो बिल्कुल एक चंपू और सीधा साधा लड़का लगे। उसने अपनी वही पुरानी फीके रंग की सूती शर्ट और एक ढीली सी पैंट पहनी। आईने में खुद को देखकर उसने एक शातिर मुस्कान दी और अपने सिद्धार्थ वाले किरदार में पूरी तरह से ढल गया। इसी समय उधर मेहता हाउस के अंदर आज सुबह का माहौल बहुत ही खुशनुमा और अलग था। सरिता जी की तबीयत में काफी सुधार था। नई रोबोटिक तकनीक के कारण उन्हें दर्द ना के बराबर था और वो अपने पैरों पर चल फिर रही थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा था। दीनानाथ मेहता अपनी कड़क इस्त्री किए हुए कपड़े के अंदर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी सरिता जी किचन से बाहर आई। उन्होंने दीनानाथ जी के पास कुर्सी पर बैठकर कहा, सुनिए जी, कल से मेरा दिल बेचैन है। उस बेचारे लड़के सिद्धू ने मेरी जान बचाई, अपना सारा काम छोड़कर वो मुझे हॉस्पिटल ले गया। दिन भर भूखा प्यासा हमारे साथ खड़ा रहा और हम उसे ऐसे ही खाली हाथ घर भेज दिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनकी ये बात सुनकर दीनानाथ जी ने अखबार थोड़ा नीचे किया। उन्होंने अपना चश्मा ठीक करके कहा, अरे सरिता, तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने तो उसे कल ही कहा था कि तुम हमारे परिवार के मेंबर जैसे हो। मैंने उसका शुक्रिया अदा भी किया। अब मैं उसे कोई इनाम या पैसे तो नहीं दे सकता। वो लड़का बड़ा खुददार है, उसे बुरा लग जाएगा। वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी अनिका अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने चाय के कप टेबल पर रखकर बहुत ही अधिकार से कहा, बाबा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिद्धू कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं जिसे आप बस थैंक यू कहकर टाल दें। उसने जो हम पर एहसान किया है उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। माँ चाहते कि आज हम सिद्धू को अपने घर पर एक अच्छे से डिनर पर इनवाइट करें। आखिर वो शहर में अकेला रहता है, बेचारा खुद ही रूखा सूखा बनाकर खाता होगा। आज उसे हमारे घर का खाना खाना चाहिए। अनिका की यह बात सुनते ही पास बैठी रिया भी उछलती हुई आई और उसने अनिका को चिढ़ाकर कहा, हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल बुलाइए सिद्धू भैया को। और वैसे भी आज तो दीदी सुबह से ही किचन में लिस्ट बना रही हैं। डिनर में क्या क्या बनेगा, मटर पनीर, दाल मखनी, गाजर का हलवा। उफ, मुझे तो लग रहा है कि ये डिनर सिद्धू भैया के लिए कम और दीदी के दिल के किसी खास मेहमान के लिए ज्यादा बन रहा है। तब अनेका ने शर्म से लाल होकर रिया को डांट कर कहा, रिया की बच्ची, तू चुप कर, वरना मैं ये चाय अभी तेरी सिंक में फेंक दूंगी।
वह दोनों हंसी मजाक कर रही थी, तभी सरिता ने हंसते हुए माहौल को शांत करके कहा, अच्छा अच्छा, तुम दोनों अब लड़ना बंद करो। सुनिए जी, अनिका सही कह रही है। आप जब ऑफिस जाएंगे तो सिद्धू को खुद अपने मुंह से आज रात के डिनर का इनविटेशन देकर आएंगे और उसे कहिएगा कि अगर वो नहीं आया तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगी। उनकी यह बात सुनकर दीनानाथ मेहता का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। उनके माथे की चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने अपना अखबार मोड़कर टेबल पर रखा और बहुत ही संकोच भरे स्वर में कहा, सरिता, तुम समझ नहीं रही हो। मैं एक गवर्नर हूं। मेरे उसूल, मेरा अनुशासन मुझे ये इजाजत नहीं देता। मैंने अपनी 30 साल की सरकारी नौकरी में आज तक कभी किसी ऑफिस के एम्प्लॉय, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, किसी को भी अपने घर पर खाने पर नहीं बुलाया। ऑफिस का काम ऑफिस तक और घर का काम घर तक। अगर मैं आज उस लड़के को डिनर पर बुलाऊंगा तो ऑफिस में लोग क्या कहेंगे, मेरे उसूलों का क्या होगा। मुझे उससे ये बात कहने में बड़ी झिझक हो रही है। तभी अनिका ने तुरंत बाबा के कंधे पर हाथ रखा, बहुत ही प्यार लेकिन जोर देकर कहा, बाबा, उसूल इंसानों के लिए होते हैं, इंसान उसूलों के लिए नहीं। जब उस लड़के ने माँ की जान बचाने के लिए अपनी नौकरी, अपने उसूलों की परवाह नहीं की, बिना ऑफिस में बताए अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर छुट्टी मारकर माँ को हॉस्पिटल लेकर गया, तो आज आप उसे डिनर बुलाने में इतना क्यों सोच रहे हैं। वो आपके ऑफिस में एक क्लर्क बाद में है, पहले वो माँ की जान बचाने वाला फरिश्ता है। प्लीज बाबा, मेरी और माँ की खातिर आज आपको सिद्धू को बुलाना ही पड़ेगा। तभी सरिता जी ने भावुक होकर कहा, और अगर आज आपने उसे नहीं बुलाया तो मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी। फैसला आपके हाथ में है। अपने घर की इन 3 औरतों की जिद और ब्लैकमेलिंग के आगे दीननाथ मेहता जैसे कड़क और आइडियल इंसान को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने गहरी सांस लेकर हार मानकर कहा, ठीक है, ठीक है बाबा, तुम तीनों ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। मैं आज ऑफिस जाकर उसे बोल दूंगा कि रात को 8 बजे यहाँ आ जाए। खुश। उनकी ये बात सुनते ही अनिका और रिया ने खुशी में एक दूसरे से ताली टकराई और सरिता जी मुस्कुराने लगी। इसी समय उधर नितेश अपने उस पुराने साइकिल के पेडल मारता हुआ पसीने से लथपथ होकर ठीक 9 बजे गवर्नर ऑफिस पहुंच गया। उसने अपने डेस्क पर जाकर फाइलें खोल ली। चंदन को आंख मारकर इशारा किया कि आज का काम भी उसे ही संभालना होगा। ऐसे ही टाइम पास करते दिन के 11:30 बज चुके थे। दीनानाथ मेहता अपने कैबिन में बैठे थे। उनके सामने फाइलें खुली थी, लेकिन उनका दिमाग फाइलों में नहीं था। उनके कानों में बार बार अपनी पत्नी और अपनी बेटे की वो जिद गूंज रही थी कि सिद्धू को डिनर पर बुलाना है। लेकिन दीनानाथ जी के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। उन्होंने धीरे से खुद से बड़बड़ा कर कहा, मैं उसे बुलाऊं कैसे, क्या कहूं। कह दूं कि ये लड़के आज शाम को खाने पर आ जाना। नहीं, ये तो बड़ा रूखा लगेगा। या कहूं कि मेरी पत्नी ने बुलाया है। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में मैंने हाँ कर दिया। देवनाथ जी खुद ही बड़बड़ा रहे थे। कुछ देर ऐसे खुद से बातें करने के बाद उन्होंने कॉल बेल बजाई। उनके बेल बजाते ही पियोन ने अंदर आकर पूछा, जी सर। तभी दीनानाथ ने उसको ऑर्डर देकर कहा, जाओ, जाकर सिद्धार्थ को अंदर भेजो। उनका यह ऑर्डर सुनते ही पियोन वहां से निकला, काम पर लग गया। उसने सीधा नितेश के पास जाकर कहा, सिद्धार्थ सर, आपको गवर्नर साहब अपने कैबिन में बुला रहे हैं। उसके ये बात सुनते ही नितेश सोच में पड़ गया कि वो इस वक्त उसे क्यों बुला रहे होंगे। कहीं उनको उनकी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। लेकिन अब उसके पास आमना सामना करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। इसलिए वो चुपचाप उनके कैबिन की तरफ चल पड़ा। उसने मन ही मन खुद से कहा, देखी जाएगी जो होगा। वो जो भी पूछेंगे मैं उसका पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दूंगा। ये फैसला करके वो दीनानाथ के कैबिन में पहुंच गया। नितेश ने बड़े ही अदब से अपना सिर झुकाए हुए अंदर दाखिल होकर कहा,
जी सर, आपने बुलाया? तभी दीनानाथ जी ने अपना चश्मा उतारा। उन्होंने नितेश की तरफ देखा, फिर फाइलों को देखा और फिर खांसकर अपना गला साफ करके कहा, हाँ सिद्धार्थ, वो वो जो कल वाले इनकमिंग और आउटगोइंग की रजिस्टर की फाइल थी, वो कहाँ है? उनका ये सवाल सुनकर नितेश ने उन्हें थोड़ी हैरानी से देखा, क्योंकि वो फाइल तो दीनानाथ जी की मेज पर बिल्कुल उनके सामने रखी थी। इसलिए नितेश ने बहुत ही मासूमियत से उंगली से इशारा करके कहा, सर वो फाइल तो आपके दाएं हाथ के बिल्कुल पास रखी है। उनकी ये बात सुनकर आगे से दीनानाथ ने झेंप कर कहा, ओह, हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। उनकी ये बात सुनकर नितेश ने थोड़ा कंफ्यूजन में कहा, ठीक है सर। हालांकि ये कहते हुए नितेश चुपचाप बाहर आ गया, लेकिन उसका शातिर दिमाग तुरंत समझ गया कि दीनानाथ मेहता आज अपने सामान्य बर्ताव में नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही दोपहर के 2 बज गए। लंच का समय हुआ। दीनानाथ ने फिर बैल बजाई और पियोन से कहा, सिद्धार्थ को भेजो। कुछ देर बाद नितेश ने फिर से उनके ऑफिस के अंदर कदम रखा और बोला, जी सर। आगे से दीनानाथ ने इस बार एक पानी का गिलास उठाया, उसे पिया और फिर नितेश की तरफ देखकर कहा, सिद्धार्थ, कल तुमने कल तुमने ऑफिस से जाने से पहले अपनी हाजिरी वाले रजिस्टर पर साइन किए थे या नहीं? उसकी ये बात सुनकर नितेश को अब पक्का यकीन हो चुका था कि ये बूढ़ा गवर्नर किसी बात को लेकर बहुत भारी कश्मकश में है। इसलिए नितेश ने अपनी भारी आवाज में और भी ज्यादा नरमाई बनाकर कहा, जी सर, मैं बिना हाजिरी लगाए तो ऑफिस से बाहर कदम भी नहीं रखता। मैंने साइन कर दिए थे। सर, क्या आप किसी फाइल को ढूंढ रहे हैं? मैं आपकी कोई मदद कर दूं? लेकिन उसे तो ये पता ही नहीं था कि गवर्नर हिचकिचा रहे थे उसे डिनर पर इनवाइट करने के लिए। सिद्धार्थ फालतू में ही पैनिक कर रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसने गलती कर दी। लेकिन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि गवर्नर तो उसे डिनर पर इनवाइट करने के लिए इतना झिझका रहे हैं, और डिनर कर जाने के बाद सिद्धार्थ वहां क्या नई रणनीति रचेगा, जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर कर दिया करें।